स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जिया न्यूज पर आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। बात हो रही है गिलानी के बयान की। गिलानी ने चुनाव के बीच में जो गुब्बारा फोड़ा है उसका क्या कुछ असर पड़ सकता है, कितनी गंभीरता से लिया जाए इस पूरे मुद्दे को, उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी से एक सवाल लेना चाहेंगे। आशीष जी, जिस तरीके से यहां पर दावे किए, दावों में उन्होंने 2002 के दंगों की बात भी छेड़ दी और यह भी कहा कि उन्होंने अपील की है कि चुनाव में जो है वहां के लोग जो है हिस्सा ना ले, वहां पर बंद रखा जाए। क्या लगता है मैटर कितना गंभीर है और किस तरीके से लिया जाए? देखिए, कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग होनी है इस बार। 24 अप्रैल, 30 अप्रैल और 7 मई जी। पुलवामा और कुलगाम ये 24 को है, श्रीनगर, गंधारबल, बडगांव 30 को है, बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुर ये है 7 मई को। और ये तीनों दिन पर कल जो कॉन्फ्रेंस की है गिलानी जी ने, उसमें सिविल कर्फ्यू घोषित किया है और आतंकवादियों और अलगाववादियों से कहा है कि पोलिंग ना करें जी। लेकिन जिस तरह से लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं कश्मीर में मजबूत हुए हैं, 2008 में जिस समय सारे भारत के अंदर 52% और 53% वोटिंग हुई थी, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 62% की पोलिंग हुई है जी। 33 साल बाद, पिछले 1 साल पहले स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं और अलगाववादियों, आईएसआई के पुरजोर कोशिश करने के बावजूद भी सभी स्थानीय निकायों में शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी बल प्रयोग के लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए हैं। यानी इस बार चुनाव में बहुत भारी मतों से वहां पे चुनाव होने वाले हैं और आतंकवादी अलगाववादियों की पोल खुलने वाली है, क्योंकि वहां का युवा ये देख रहा है कि सारा भारत का युवा जहां प्रगति कर रहा है, सारा भारत में जहां पर युवा इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ रहा है, कश्मीर को अभी भी 303 की गोलियों को चलाने की शिक्षा देकर और अलगाववादियों के कैंप में सड़ाकर उनकी जान के साथ में आईएसआई और कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अलगाववादी उनका दोहन और शोषण कर रहे हैं। वहां का युवा का अब आतंकवाद से मोह भंग हो चुका है। इसलिए 84 वर्षीय गिलानी को अब ये लगने लगा है कि अब उनकी पकड़ बिल्कुल समाप्त हो गई है। दूसरी तरफ वो बड़ी भारी हतोत्साहित हैं, क्योंकि पिछले 3-4 महीने पहले इन्होंने अपने बेटे को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ये धड़ा है इसका प्रमुख बनाने की चेष्टा करी, तो उनकी जितने भी 12 पार्टियों की जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसके प्रमुखों ने उसका विरोध किया, क्योंकि बेटा वॉज नॉट एलिजिबल, इवन वो उसके लिए मान्य भी नहीं था। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि पिछली 6 मार्च को गिलानी साहब को चेस्ट का, फेफड़ों का बड़ा भारी मात्रा में इन्फेक्शन हो गया था और वहां उनके सहयोगियों ने यह आरोप लगाया कि ये इन्फेक्शन इसलिए हो गया कि साहब चारों तरफ से उनको सुरक्षा वालों ने घेर रखा है। तब सुरक्षा वालों ने कहा ठीक है, आप डॉक्टर्स को लाइए और बुलाइए। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट वगैरह किया, लेकिन 12 तारीख को सोशल मीडिया के अंदर बड़ी दुखद खबर इनके विषय में फैल गई, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ भी अनाप शनाप गप या निकल जाती है। तो यहाँ तक कि वहाँ पर कश्मीर के अंदर इंटरनेट को डाउन करना पड़ा, फेसबुक को डाउन करना पड़ा। बाद में मुख्यमंत्री ने ये कैफियत दी, ये स्पष्टीकरण दिया कि ये इंटरनेट डाउन सरकार ने नहीं किया है, वहाँ पे बड़ी भारी बर्फबारी हुई है इसलिए इंटरनेट डाउन हुआ। जो भी कुछ हो, गिलानी साहब की पकड़ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि गिलानी आईएसआई के एजेंट जरूर हैं, लेकिन अमेरिका से इनका बड़ा भारी विरोध है, क्योंकि जिस समय इनको 2007 में आपको याद होगा किडनी का कैंसर हो गया था, तो उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए यूएस या यूके जाना था और 1981 से इनका पासपोर्ट जब्त कर रखा था भारत सरकार ने। तो श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के मध्यस्थता में इनको ये पासपोर्ट दिलाया गया, लेकिन यूनाइटेड यूएसए ने इनको वीसा देने से मना कर दिया था। फिर जाके इनका इलाज हुआ बंबई में
और इनकी एक किडनी निकालनी पड़ी। लबोलबाब कहने का यह है कि गिलानी साहब शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और अपने फॉलोअर के तौर पर बिल्कुल टूट चुके हैं और ये हतोत्साह में एक बयान दिया गया है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसका कोई राजनीतिक लाभ अगर कोई लेता है तो वो देश की एकता और अखंडता के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। चलिए, तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर, इस बयान पर, इन दावों पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है? इस पर पंकज जी का जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे? क्या राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है कांग्रेस की इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि प्रमाण अभी नहीं मिले हैं, यह चीज अभी पूरी तरह से सार्थक नहीं हुई है कि कोई दूत भेजे गए थे। इस पर अभी कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए लवी साहब, दो तीन बातें। पहली तो बड़े क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन करूंगा जी। कि ये पैनल संतुलित नहीं है। आशीष खेतान साहब का के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, पर खेतान साहब का जो पूरी अभी तक की जो संवाद है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो दिनेश जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी तरफ से दो लोग बैठे हैं। खेतान साहब ने जो बात करी वो उनके पास गिलानी साहब की पूरी कुंडली है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात है। और सवाल सिर्फ इस बात का है कि यदि गिलानी साहब ने यदि असत्य बात करी है, झूठी बात करी है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको प्रमाणित करके ये अभी तक क्यों नहीं सिद्ध कर पाई कि गिलानी साहब ने बात झूठी करी है? यदि झूठी बात करी है तो उसके प्रमाण दें, और यदि बात सत्य है तो ये अपने आप में बहुत शर्म का और सोच का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देश का प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति, जिसकी पार्टी का धर्म है कि प्रोपेगेंडा करो, झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, वो देश में आईएसआई के जो स्थापित एजेंट है उनसे संवाद स्थापित करता है। उस संवाद का उद्देश्य क्या है ये तो वो स्वयं मोदी जी जानते होंगे किस वजह से उन्होंने ये बातचीत की पहल करी। लेकिन यदि ऐसा सच है तो लवी साहब मेरे शब्दों पर गौर करिए कि यदि ऐसा सच है तो निश्चित तौर पर यह बहुत चिंताजनक विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। सत्ता के लालच ने लगता है इनको माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं बीच में। प्रधानमंत्री पद की कुर्सी मिल जाए, रोक रहा हूं बीच में। आशीष जी ने जो कहा उनके पास उसके प्रमाण मौजूद हैं, वो पूरी फाइल के साथ, प्रमाण के साथ मौजूद हैं। आशीष जी, मैं एक चुनाव विश्लेषक हूं, एक पॉलिटिकल विश्लेषक हूं, और मैं अगर अपने देश की अस्मिता और राष्ट्रीयता के लिए कोई बयान देता हूं, के साथ बात करें कि वो कब बीमार हुए, कब पासपोर्ट रिलीज हुआ, जी हाँ, उस पर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उस पर आपत्ति नहीं है। पर आशीष जी की जो दोनों बार के संवादों का मंतव्य है वो बहुत साफ है कि वो उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल राजनीति करता है तो आशीष जी कृपया आप राजनीतिक जैसी बात ना करें, आप निष्पक्ष बात करें तो आनंद आएगा। किसी राजनीतिक दल के फेवर में नहीं कहा पंकज जी, किसी भी राजनीतिक दल के फेवर या मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, दोनों एक जैसी बात करेंगे तो संतुलन कैसे मैं होगा? किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं। अगर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं इस देश का नागरिक हूं और देश की एकता और अखंडता के मूल्यों को जो आघात पहुंचा रहे हैं उनके बयानों को टूल बनाकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, और चाहे कोई और ग्रुप मैं भी तो आशीष जी मेरी बात पूरी हो जाने, कृपया मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। आप एक आतंकवादी को अगर अपना मोहरा बना रहे हैं, उसके बयान को सत्य सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह बड़ा दुखद घटना है। मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं, कश्मीर के अंदर गिलानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कश्मीर के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज की हर समय उसके ऊपर आंख है। कौन उनसे मिल रहा है, कौन उससे अलग हो रहा है, कौन से क्या बात की गई है, उन सब बातों का रिकॉर्ड हमारी गुप्तचर और सुरक्षा व्यवस्था रखती है। और अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो सुरक्षा व्यवस्थाएं अलर्ट हो जाती हैं। और आप इतनी हल्केपने की बात न करें। आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं और जिम्मेदारी से बात करिए कि किसी भी राष्ट्रद्रोही व्यक्ति की अगर हमारे देश को तोड़ने के लिए, चाहे वो किस नेता के लिए कह रहा है, ये मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमारी अखंडता को, हमारी एकता को, हमारे राष्ट्रवाद को कोई चोट पहुंचाएगा
तो ये मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं उसका खंडन करूं। वो किस पार्टी से संपर्क रखता है, किस प्रांत से संपर्क रखता है, किस भाषा से संपर्क रखता है, मुझे कोई मतलब नहीं। चलिए पंकज जी और दिनेश जी दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप दोनों की प्रतिक्रिया लूंगा, दोनों पर आऊंगा, दोनों को बराबर वक्त देंगे अपनी अपनी बात रखने का। फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। बहस जो है, ये जो चर्चा है बहुत गर्म हो गई है, इस पर आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। आगे भी कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब तलाशते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जिया न्यूज पर आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। आज जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है वो है कि गिलानी ने जो बयान दिया, क्या उस पर कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इस मोड़ पर हम ब्रेक पर गए थे, इस पर दिनेश जी और पंकज जी अपनी अपनी बात रखना चाहते थे। पहले रुक कर लेते हैं दिनेश जी का, उन्हें कम मौका मिला है। दिनेश जी आप अपनी बात रखिए। सिर्फ अफसोस होता है हमको कांग्रेस पार्टी की सोच पर। जो आज कश्मीर की समस्या है, अगर इसके नेपथ्य में जाइए तो उसकी देन भी कांग्रेस पार्टी की है। और आज भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की ये स्थिति रही कि आज भर वहां जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर कभी कभी तिरंगा नहीं फहराता और पाकिस्तानी झंडे फहरा के लोग चले जाते हैं। आपकी सरकार कहां रहती है? दिल्ली में गिलानी साहब आते हैं, मीटिंग करते हैं और मीटिंग में पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगते हैं आपकी सरकार के तहत। भारतीय जनता पार्टी के शासन में शायद ये नहीं होगा, ये डर गिलानी साहब को होगा जरूर। और रही बात जम्मू कश्मीर मामले में भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, तो आप उस पार्टी पर कम से कम अंगुली ना उठाइए जिसने जम्मू कश्मीर के विषय में अपनी शहादत दी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी शहादत दी है, नहीं तो आप जम्मू कश्मीर में भी जाते थे तो वहां भी परमिट लेके जाते थे। और आपका क्या योगदान रहा है? अभी पिछले साल हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी, पश्चिम बंगाल से लेकर हम लोग जम्मू कश्मीर जाना चाहते थे, लाल चौक पर तिरंगा फहराना। हमको जरा पंकज जी बताइए, लाल चौक पर तिरंगा फहराना अपराध है? हमको आप सीमा पर आपने रोक दिया था, हम आतंकवादी थे, हम अलगाववादी थे, हम तिरंगा फहराना चाहते हैं, देश की अस्मिता को ऊंचा उठाना चाहते हैं, और आपने यात्रा को रोक दिया। आपको तो आगे बढ़कर उस यात्रा को आगे ले जाना चाहिए था और खुद जाके तिरंगा फहराना चाहिए था। आप तो हिम्मत कर नहीं पाते हैं। और आपको गिलानी साहब का, पंकज जी, गिलानी साहब की बातों पर आपको यकीन हो गया और देशवासियों की बात पर, रविशंकर जी की बात पर, मोदी जी की बात पर और दिनेश जी की बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। सरकार आपकी है, जांच कराइए, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते हैं? असल में दिक्कत लवी जी कांग्रेस पार्टी के साथ यह है कि चारों तरफ से हताश और निराश कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से जूझती हुई सरकार के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए शुरू से ही ये मुद्दे से भटकना चाहते हैं और कोई भी किसी भी बहाने से एक कोई बात आ जाए उसको तिल का ताड़ बनाना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए पंकज जी यहां पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। पंकज जी लवी भाई, दो तीन बातें हैं। पहले तो आशीष जी, आपके प्रति मेरा पूरा सम्मान है जी, और आपने जो भावना व्यक्त करी उसी की पीड़ा कांग्रेस पार्टी की पीड़ा है कि यदि देश की एकता, अखंडता के साथ यदि कोई व्यक्ति सौदा करता दिखेगा तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। मेरे मित्र दिनेश भाई बात कर रहे थे कि लाल चौक पर झंडा, तो जब मुरली मनोहर जोशी जी लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनको सुरक्षा मुहैया कराई थी। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में इतना काम किया है तो इनकी राजनीतिक स्थिति कश्मीर में क्या है, इसका आकलन दिनेश भाई उनकी पार्टी को बहुत अच्छे से है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे को, हल्के मुद्दे को राजनीति नहीं बनाती, ना हम किसी मामले को राजनीतिक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। पर लवी साहब, पीड़ा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी देश में दोहरे मापदंड अपनाने की राजनीति करती है। यदि सोनिया गांधी जी की इमाम बुखारी साहब से मुलाकात होती तो सबको तकलीफ होती है, पर जब राजनाथ सिंह लखनऊ में कलवे जब्बार साहब से मिलते हैं, कलवे सादिक साहब से मिलते हैं, मौलाना फिरंगी महल साहब से मिलते हैं तो आपत्ति नहीं है। तो ये दोहरे मापदंड की जो नीति भारतीय जनता पार्टी देश में चलाना चाहती है कि चित भी इनकी और पट भी इनकी, तो वो संभव नहीं है। और नरेंद्र मोदी साहब के मामले में यदि गिलानी जी का वक्तव्य झूठा है तो भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों बैठी है? सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके रविशंकर प्रसाद जी ने बोल दिया। अगर सही है, अगर सही है पंकज जी, आपका काम ये है पंकज जी, अगर सही है गिलानी जी की बात तो आप चुप क्यों बैठे हैं? आप क्यों नहीं जांच करवाते हैं? जो आप सवाल, पंकज जी, जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ सरकार चुप क्यों बैठी है? सरकार क्यों नहीं जांच कराती है? राजनाथ जी का मिलना और सोनिया गांधी का मिलना, राजनाथ जी वहां से उम्मीदवार से मिलना चाहिए। और पंकज जी, और भारतीय जनता पार्टी जात पात और मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगती।
मोदी जी ने कल भरी सभा में कहा दिनेश जी, जांच तो देश की जनता करेगी, अब चुनाव का समय चल रहा है। मैं हिंदू और मुसलमान आप प्रमाण दीजिए ना, आप प्रमाण दीजिए कि गिलानी जी ने झूठा आरोप लगाया, कानूनी कार्रवाई करिए उनके खिलाफ, पर साहस नहीं है आप में। संभवतः मिले, मोदी जी ने पेशकश की है मिलने की। हम जाति धर्म और मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, आप में है नैतिक साहस? जी आशीष जी, अरे काम ही उसी का करते हो मेरे भाई दिनेश भाई। जाति मजहब धर्म की राजनीति करी जिंदगी से भारतीय जनता पार्टी ने। हिंदू महासभा थे तो जाति मजहब की राजनीति, जनसंघ थे तो जाति मजहब की राजनीति, भाजपा थे तो अब जाति मजहब की राजनीति। नाम बदल लिया पर आचरण और आचरण थोड़ी बदला, आवरण बदल रहा, आचरण नहीं बदल रहा। आपने तो जाति धर्म और मजहब के नाम पर तो देश को तोड़ा है, अब जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। जोड़ के रखा है, चंद दिनों जोड़ के रखा है पार्टी ने, तोड़ने का काम आप करते हैं। कांग्रेस पार्टी जोड़ने वाली पार्टी है, तिरंगे के लिए मरने और लड़ने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है। अपने दोनों राजनीतिक मित्रों से एक निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस की बात मत करिए। आज जम्मू कश्मीर की स्थिति ना पैदा होती। दिनेश जी और पंकज जी, अपनी बात रखने आप दोनों राजनीतिक पार्टी के जिम्मेवार प्रवक्ता हैं। मैं आपको, अरे पाकिस्तान में चला जाता कांग्रेस नहीं होती तो। कांग्रेस की सरकार ने रोक के रखा है जम्मू कश्मीर को। अरे पंकज जी, कभी कभी कहते हुए थोड़ा तो सोच लिया करिए। पंकज जी सुनिए, दिनेश जी सुनिए, वहां के जवानों की देन है। एक मिनट, जिसकी गिनती आप हिंदू और मुस्लिम के नाम पे करवाना चाहते थे, आपको याद है कि नहीं? मेरी बात अगर आप पूरी सुन ले तो अच्छा रहेगा। जिस समय अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, सारा देश जानता है। अरे हम नहीं करा था गिनती। मेरा निवेदन पंकज जी आपके पास वापस लौटेंगे, पंकज जी की तरफ से वापस लौटेंगे। सेना ने मना किया है आशीष जी को, जी चाहिए। देखिए आप लोग जब बोल रहे थे, मैं नहीं, अफजल गुरु को जिस समय फांसी दी गई थी और उसको जब दफन कर दिया गया वहीं तिहाड़ जेल की परिसर के अंदर, तो यही गिलानी थे जिन्होंने कश्मीर के अंदर तूफान खड़ा कर दिया था। गृह मंत्री श्री सुशील कुमार सिंधे जी के ऊपर यह आरोप आया था कि उनके घर के लोगों को जो चिट्ठी भेजी गई वो एक साधारण डाक से भेजी गई और उसमें गलत पता लिखा गया, गलत नाम। गिलानी ने 50 तरह के आरोप लगाए थे हमारे माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर। उस समय सारा देश सुशील कुमार सिंधे जी के पीछे खड़ा हुआ था। जिस समय राष्ट्रीय मुद्दा आए, जिस समय देश का मामला आए, जब कोई हमारी एकता अखंडता को कोई आतंकवादी अलगाववादी अपना टूल बनाने की कोशिश करे, हमें मोहरा बनाने की कोशिश करे, मैं सभी राजनीतिक पार्टी चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, मैं यही निवेदन करूंगा कि इसे राजनीति का मुद्दा और यह बहस का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। आखिरकार एक अलगाववादी के बात पर भारत विश्वास करेगा और वह अलगाववादी जिसके ऊपर भारी इंटेलिजेंस है, भारी उसके ऊपर निगाह रखी जा रही है और जिस तरह का उसने बयान दिया है, तो वो गिलानी कोई इतने कमजोर नेता नहीं है कि उन्होंने अगर कोई बातचीत करी होगी किसी दो कश्मीरी पंडित के साथ में और उसके रिकॉर्ड उनके पास में ना हो, ये समझ में नहीं आता है। और गिलानी जब तक इस बात की पूरे पुख्ता प्रमाण नहीं देते कि इस प्रकार का कोई दूत गया था और उसने कोई प्रपोजल रखा है, मैं इस बहस को बेमानी मानता हूं और ये मैं आईएसआई का एक फंदा मानता हूं जिसमें सारा देश राजनीतिक रूप से फंसता चला जा रहा है। चलिए इस पर पंकज जी का रिएक्शन लेंगे और दिनेश जी का रिएक्शन लेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद दो और सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं जिस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल यह कि हुर्रियत के नरमपंथी नेता मीर वाइज ने कहा था कि उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम को अपनाएंगे। क्या ये इसके बाद बयान आया है? क्या इस सोच के बाद यह बयान आया है? इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे कि इस बयान से क्या मोदी की जो लहर की बात निकलकर सामने आ रही है उसको और ज्यादा हवा मिलेगी। इन दोनों मुद्दों पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जिया न्यूज पर जनता मांगे जवाब। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जिया न्यूज पर जारी है जनता मांगे जवाब। ब्रेक पर जाने से पहले जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी उस पर पंकज जी अपनी बात रखना चाह रहे थे। पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, किस तरीके से बचाव करेंगे जब अफजल गुरु की फांसी की बात निकलकर सामने आई थी और उनके परिवार को इसकी इत्तला नहीं दी गई थी, तब गृह मंत्री को लेकर जो है पूरा देश उनके साथ खड़ा था। इस पर आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे।
मैं आशीष जी की बात का पे उत्तर देना चाह रहा था जी, कि जी। आशीष जी, मैं भी वही बात कह रहा हूं जो बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की चिंता देश की एकता और अखंडता को लेकर है, और गिलानी स्थापित तौर पर आईएसआई के एजेंट हैं, आतंकवादी हैं, और यदि उनसे नरेंद्र मोदी अपने दूत भेजकर चर्चा करने की बात करते हैं तो वो गलत है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का अभी तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि गिलानी ने असत्य बोला। ना भारतीय जनता पार्टी के किसी कृत्य से ऐसा लग रहा है कि वो गिलानी के इस असत्य कथन के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इनका जवाब खाली कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहिए, पूरे देश को चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय और नरेंद्र मोदी देश में एक गंभीर और जिम्मेदार पद के दावेदार हैं। और यदि नरेंद्र मोदी के नाम से ऐसी कोई बात सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी का नैतिक उत्तरदायित्व है कि सप्रमाण इसका खंडन करें। जहां तक बात करी कि अफजल गुरु की बात करी या अजमल कसाब का मामला ले लें, तो कांग्रेस पार्टी के रुख को आपने स्वतः स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता अखंडता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करती है। और हम इस बात की परवाह नहीं करते कि कौन का मजहब कौन सा है, कौन किस वर्ण का है, कौन किस जाति का है। जो देश की एकता अखंडता से खिलवाड़ करेगा जी जी तो पंकज उसको जी, इस दिनेश भारत जी, की दिनेश धरती जी, पर हम मौत की नींद सुलाएंगे, ये बात बहुत साफ तौर पर तय है। और इसमें जी, लेकिन कोई उसमें भी राजनीति बहुत नहीं समय कर लगा रही है। पंकज जी, मैंने आप- उसमें भी बहुत समय लगा पंकज जी, था। आप बात ये बोलने बोलने के उत्तर चाहिए। पंकज जी, जी, अगर दिनेश आपसे नरेंद्र दिनेश मोदी एक जी मिनट। प्रमाणित क्यों नहीं सुनिए, करते सुन कि लीजिए। गलत बोला? पंकज जी, अगर आपसे मिलने मैं जाता हूं और आप कहिए कि मुझसे मिलने आए थे तो मैं प्रमाणित करूंगा कि आप प्रमाणित करेंगे? जी, आप उल्टी बात कर रहे हैं। एक साधारण सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कहिए कि मुझसे दिनेश सिंह मिलने आए थे तो मैं इसको कैसे प्रमाणित, ये तो आपको प्रमाणित करना होगा। मैं आपके पास जाऊंगा तो आपको फोन करूंगा, आपके ऑफिस में बैठूंगा। सवाल ये है दिनेश भाई कि दोनों में नरेंद्र मोदी कौन है? आप नरेंद्र मोदी के, मैं नरेंद्र मोदी, जिम्मेदार ज्यादा कौन है? गिलानी के नरेंद्र मोदी। यही तो बात है ना, जो जिम्मेदार है उसको प्रमाणित करना पड़ेगा ना मित्र। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आपको विश्वास नहीं है, भारत के लोगों पर, यही तो अफसोस है। आपको गिलानी की बात पर आपको यकीन है, आपको भारतीय जनता पार्टी की बात पर यकीन नहीं है। और सिर्फ ये बात अलगाववादी के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर विश्वास नहीं है। जब सरकार भारत के लोगों में पूर्ण विश्वास है, मुद्दों पर यही वो बात भारतीय थी। जनता पार्टी पाकिस्तान जिसके के नेता प्रति आपकी नरेंद्र रवैया, मोदी हमको चीन विश्वास के नहीं प्रति है। आपकी रवैया, आपने भारत देश को पूरे 10 साल में सैरगाह बना दिया था। जब जिसकी इच्छा होती थी सर उठा के चला आता था, अपना तंबू तानता था, और जब इच्छा होती थी जाती थी। आपने उसके भारत के स्वाभिमान को दिनेश भाई रवैया आपका देखिए, वही कारगिल की घुसपैठ आपके टाइम में होती है। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है, यही आपको अफसोस है। जी आशीष जी, आखिरी सवाल, क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। इस दोनों तरफ से जो तर्क आ रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह के आरोप लगाए और जिस तरह की बात यहां पर कही इस बयान के जरिए गिलानी ने, उससे इस बात की हवा जरूर मिली। उन्होंने भी यह बात अपने बयान में जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी की लहर है, हवा है, और वो खुद को प्रधानमंत्री मान चुके हैं। लेकिन क्या इस बात से इस लहर या हवा अगर कुछ है तो इसको और बल मिले? देखिए, ये गिलानी जी की पुरानी आदत है कि जब भी कोई ऐसा मसला होता है जी, कश्मीर, जम्मू कश्मीर सूबे के अंदर जो आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है, जब आपको याद होगा कि 15 दिन अमरनाथ यात्रा के हुआ करते थे, उसको बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया था। और वो लगभग करीब करीब उत्तराखंड में जो यात्रा चलती है दोपहर गर्मियों में, 4 धाम यात्रा, उस पैटर्न पे कर दिया गया था। तो गिलानी ने अपने जो फॉलोअर्स थे उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था कश्मीर के अंदर, और वहाँ पे कहा था कि किसानों की कोई 3,50,000 एकड़ ज़मीन जो है सुरक्षा बलों ने ले ली है, और इस प्रकार के कई सारे आरोप लगाए थे सुरक्षा बलों के ऊपर, गृह मंत्रालय के ऊपर। लेकिन पूरा देश एक हुआ और वो अमरनाथ यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक चलती रही। जहाँ तक गिलानी जी का प्रश्न है, गिलानी स्वयं दिल्ली आते जाते रहते हैं, गुड़गांव में उनका ट्रीटमेंट चलता है, उनके जो किडनी का कैंसर है रहा है, तथा जो चेस्ट में इन्फेक्शन है उसके यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर वो दिल्ली में रहे भी हैं, और कई अलगाववादी नेताओं के साथ में पिछले 2 महीने में पाकिस्तान हाई कमीशन में भी गए हैं। गिलानी जी से कई एमपीज मिलते हैं जी, कई लोग और भी मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं, कश्मीर में मिलते हैं। एक सामान्य सी प्रक्रिया है। और अगर इस तरह का कोई मिला है तो अगर और वो दूत है नहीं है, ये सारी बातें अभी कोई प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ एक गिलानी का बयान है।
जी। और इस बयान को सारे के सारे से पूरे राष्ट्र को उद्वेलित कर देना, पूरी राजनीति को उठापटक कर देना जी। और शीर्ष नेताओं द्वारा बयान जारी करना, ये एक मैं बहुत ही हल्कापन मानता हूं जिसको हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। चलिए, तो बयान है, बयान पर सियासत भी गर्मा गई। हालांकि अभी साक्ष्य और प्रमाण नहीं दिए हैं गिलानी ने इस बात के कि उन कौन से दूत थे जो मिलने के लिए आए थे। पंकज जी, माफी चाहूंगा क्योंकि समय वक्त जो है वो खत्म हो गया है आज की चर्चा का, लेकिन बहरहाल यही कहेंगे कि मुद्दा जो है वो गर्म है। इसका आने वाले चुनाव पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी 16 मई को जो है साफ हो जाएगा। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक खुद तय कर लेगी कि किसके दावों में और किसके बयान में जो है सच्चाई है और क्या प्रमाण, पब्लिक जो है खुद तय करेगी। फिलहाल आज की इस चर्चा में बहुत शुक्रिया, इतना ही। अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, पंकज जी, दिनेश जी और आशीष जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।